नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चे के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अंशुल श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि चुनाव की बेला है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में कार्यान्वित हो चुके हैं, लेकिन कुछ बातें हैं। हम लोग राष्ट्रीय नेतृत्व को सुनते हैं, हम लोग प्रदेश नेतृत्व को सुनते हैं। अब हम लोग, हमारे बीच जो कार्यकर्ता हमारे साथ काम करते हैं, उनकी भी कुछ बातें हैं, कार्यकर्ताओं की भी कुछ संवाद हैं, वो हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करते हैं। तो इसीलिए हमने अंशुल जी को हमारे बीच बुलाया। अंशुल जी बड़े विद्वान कार्यकर्ताओं में से आते हैं। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चे में बड़े पढ़े लिखे कार्यकर्ता जो हमारे पार्टी में जिसके जैसे जोड़े जाते हैं, उनमें से ये अध्ययन भी बहुत करते हैं और अच्छे अच्छे विषय, युवाओं के विषय उठाते हैं और संगठन स्तर पे भी, और जो सरकारों से भी मांग इनकी हमेशा मैंने देखा है फेसबुक पे कि ये काम करते हैं और वो मांग ये उठाते रहते हैं। तो मैं अंशुल जी से अपने सवाल रखूंगा और ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि क्या भारतीय जनता पार्टी और हमारा परिवार काम करता है। अंशुल जी, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि इस चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस कार्यक्रम में आज हम लोग उपस्थित हैं और चुनाव की बेला चल रही है। चुनाव वैचारिक विषयों पर होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हम चुनाव में मतदान क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने पूछा कि चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये एक गूढ़ विषय है विचार का। जब तक कोई विचार नहीं करेगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि ये जो बीच में कालावधि थी पूर्ण नहीं हुई और चुनाव की आवश्यकता पड़ गई। तो उसका मूल कारण है कि जब कोई व्यक्ति अपनी व्यक्ति आधारित व्यवस्था को खड़ा करना चाहता है, नियमों की अनदेखी करता है, धर्म की अनदेखी करता है और जो स्वाभाविक नेतृत्व है उसकी अनदेखी की जाती है, तब ऐसा विप्लव होता है। कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई, उनको बहुमत दिया, जनादेश दिया, लेकिन कांग्रेस उसको पचा नहीं पाई, क्योंकि कांग्रेस को आदत नहीं है स्वाभाविक नेतृत्व को ऊपर उठाने की, स्वाभाविक नेतृत्व को सम्मान देने की। तो उन्होंने वही काम यहाँ पर भी किया और उसका परिणाम ये निकला कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति का नाम लेकर, जिस व्यक्ति के चेहरे बनाकर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह किया था कांग्रेस ने, उस व्यक्ति का जब समय आया तो उस व्यक्ति को किनारे कर दिया गया। और उन्होंने सहा भी, राजनीति के अंदर चाहे सरकार किसी की भी बने, कहीं ना कहीं अंत में हम काम प्रदेश की भलाई के लिए ही करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस भूमिका को स्वीकार किया कि हमें जनता ने विपक्ष में बैठने को कहा है तो हम विपक्ष में बैठने को तैयार हो गए। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही और शुरुआत के जो उनका समय का कालखंड था सत्ता का, उसमें लूट मचने लगी। हर व्यक्ति ये सोचकर काम कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हमने जैसे तैसे कैसे भी करके भ्रम का माहौल खड़ा करके सरकार से तो हटा दिया है, लेकिन जो स्थिति हमारी है, गणित के जो आंकड़े उनके थे, उससे साबित होता था कि लंबे समय तक कांग्रेस की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में रह नहीं पाएगी। और उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर जिस व्यक्ति का नाम लेके कांग्रेस की सरकार आई थी, उस व्यक्ति को दिन प्रतिदिन उस व्यक्ति के साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। उनके द्वारा जो उनके लोग थे, जो उनको अपना नेता मानते थे, जिनकी उनमें मान्यता थी, ऐसे लोगों के साथ एक सौतेला व्यवहार मध्य प्रदेश की सरकार ने करना प्रारंभ कर दिया। और जब ये सौतेला व्यवहार एक जो कहना चाहिए कि एक सैचुरेशन के लेवल को पार कर गया, मतलब उसके बाद पीर फूट गई और वो पीर फूटी, तो उस पीर के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उससे समर्थन वापस ले लिया गया। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि हमारे देश के अंदर दल बदल कानून है। अगर हम किसी से वैचारिक मेल नहीं खाता तो हम एक समय के बाद उससे अलग नहीं हो सकते, और अलग होना है तो उसकी बाकायदा एक संवैधानिक प्रक्रिया है। तब जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई मध्य प्रदेश में, एक राजनीतिक संकट खड़ा हुआ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इस देश में कानून के आधार पर हमें सारे निर्णय लेने हैं। तो ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही कठिन निर्णय था कि जनता ने आपको जनादेश दिया, आपने अपनी सीट को त्यागना, क्योंकि राजनीति में आदमी सरपंची और पंची नहीं छोड़ता किसी के लिए, लेकिन अपने नेता के सम्मान के लिए, जनता के सम्मान के लिए, हम जिस हक और जिस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में आए हैं, उस अधिकार और हक को अगर हम नहीं दिला पाएँ तो ऐसी सरकार और ऐसी विधायकी का क्या लाभ। इस विचार को करते हुए मध्य प्रदेश के इन सारे विधायकों ने अपनी विधानसभा से इस्तीफा दिया, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया,
ये बहुत ही बड़ा मतलब संकट का समय आप मान के चलिएगा, क्योंकि ऐसा इस्तीफा देना ये वैचारिक आपकी दृढ़ता को दर्शाता है कि आप किसी विचार के लिए, किसी सम्मान के लिए, आत्मसम्मान के लिए आप इस्तीफा दे रहे हो। क्योंकि हमारा देश इस प्रकार के उदाहरणों से भरा हुआ पड़ा है कि लोगों ने राज सत्ता को ठोकर मार दी, धर्म सत्ता के आगे, नीति के आगे, विचार के आगे, अपनी मान्यताओं के आगे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमना स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया है। तो इसका परिणाम आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये देखने को आया कि जिनको विधायकी मिली थी, जो मंत्री थे, जो चाहते तो मलाईदार पदों पर बने रहते और सत्ता का भोग करते रहते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसका त्याग किया और कहा कि नहीं, हम जनता के सामने दोबारा जाएंगे, अपने विषय लेकर जाएंगे कि हमने जिनके साथ खड़े थे उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, उन्होंने वो सारे विषय भूल गए जिन विषयों को लेकर हमको आपने इस विधानसभा में भेजा था। तो इस्तीफा देने के बाद आज दोबारा वो सारे लोग आपके समक्ष खड़े हैं और ये जनता के अब मनोदशा पर निर्भर करता है। जो आप देख रहे हैं, जनता को समझ में आ रहा है कि राजनीति के अंदर किसी भी पद का त्याग करना सबसे कठिन काम होता है, क्योंकि पद को प्राप्त करना कठिन है तो उसको त्याग करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो ये पूरा सारगर्भित इसका उत्तर है जो आपने पूछा कि मध्य प्रदेश में चुनाव की आवश्यकता क्यों हुई। बहुत धन्यवाद अंशुल जी। अंशुल जी भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई से आते हैं, तो हम युवाओं से संबंधित उनसे एक सवाल पूछेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अंशुल जी कि आपने देखा है मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व है वो चुनाव से पहले तो युवाओं के हाथ में देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी, सिंधिया जी को आगे किया, चुनाव महाराज वर्सेस शिवराज बनाया और उसके बाद उन्होंने युवाओं के साथ कहीं ना कहीं छल किया है। इसका भी मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल के युवाओं में ये बात भी है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सिंधिया जी के साथ छल नहीं किया है, पूरे युवाओं के साथ छल किया है। हाँ, जो आपका ये प्रश्न है बिल्कुल वाजिब है, सही है। कांग्रेस की ये रीति रही है, कांग्रेस दिखाती कुछ है, करती कुछ है। लेकिन मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सोच युवाओं के विषय में ये है कि जो भारत का युवा है, जो आज का युवा है, ये युवा कल का नागरिक नहीं, आज का नागरिक है। लेकिन कांग्रेस की सोच है कि युवा कल का नागरिक है और उनका कल कभी नहीं आता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास है कि इस देश की जो मुख्य आबादी है वो युवा है। आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे कि 2020 में भारत विश्व का सबसे युवा देश होगा, विश्व की सर्वाधिक युवा तरुणाई भारत के अंदर निवास करती होगी और हमें बहुत सारे ऐसे गोल अचीव करने होंगे जो 2020 से हम प्रारंभ कर देंगे और तब जाके भारत विश्व की महाशक्ति बन पाएगा। तो वो समय आज चल रहा है और ऐसे समय में भी कांग्रेस अपनी पार्टी का नेतृत्व, एक प्रदेश का नेतृत्व एक उम्रदराज व्यक्ति को देती है। तो ये बहुत ही इस पर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्यों दे रही हैं। इसके पीछे हो सकता है उनके कोई पुराने वादे कस्में रहे हों और हो सकता है कि इसके पीछे अन्य कई कारण रहे हों, कोई ब्लैकमेलिंग भी रह सकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इस प्रकार के बहुत सारे रहस्य चलते रहते हैं कि सत्ता रहस्यों के कारण हस्तांतरित होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि जब हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो 40-40+ की उम्र के थे और आज मध्य प्रदेश से हम बाहर निकलें, देश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे अमित शाह जी, उनकी उम्र 50 के पास थी। तो हमने जो देश के अंदर युवाओं की जो इच्छा थी उसको हमने साकार रूप देने का काम किया, मूर्त रूप देने का काम किया। देश के युवा अगर चाहते थे कि युवाओं के हाथ में नेतृत्व आए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला कदम उठाया और युवाओं के हाथों में कमान सौंपी, क्योंकि ये देश युवाओं को ही आगे ले जाना है। और जो हमारे पास उम्रदराज लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस आज भी ये सोचती है कि युवाओं को इंतजार कराते कराते बढ़ा देने दो, उसके बाद उनके बारे में विचार करेंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश में काफी दिनों से देखा जा रहा है, कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को बनाया गया है, लेकिन उनको किसी डब्बे में बंद कर दिया गया है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, किसी जगह पर उनको कार्यक्रम नहीं लेने दिया जा रहा। ये भी एक युवाओं के साथ उनका छल का एक वो है। आप इस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस पर तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ी विसंगति है। कांग्रेस में हर नेता दूसरे नेता से भय खाता है। कांग्रेस के अंदर एक पारस्परिक अंतर कलह का माहौल हमेशा से रहा है, क्योंकि ऊपर जो वहाँ पर उनके यहाँ जो क्राउन है, जो उनके यहाँ ताज है दिल्ली का, उस ताज को दिखाने के लिए वो काम करते हैं।
और उनको लगता है कि दूसरा वाला अगर कोई नया लड़का खड़ा हो रहा है तो ये मेरा विकल्प ना बन जाए कल को, इसलिए उसको सीमित कर दो, उसको कैसे ना कैसे उसको रोक दो। ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति रही है। कांग्रेस में सकारात्मक राजनीति नहीं होती, कांग्रेस में तो वो प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति भी करते हैं तो वो नकारात्मक दृष्टि से करते हैं, दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो आप अगर जितने भी लोग जानते हैं, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सकारात्मक राजनीति होती है। आप एकांत में काम करते रहिए, आपको फिर भी कोई ना कोई देख रहा होता है। भारतीय जनता पार्टी में आप किसी क्राउन के लिए काम नहीं करते, किसी ताज के लिए काम नहीं करते, यहाँ आप धर्म, नीति और न्याय के लिए काम करते हैं और जो इसकी स्थापना अंततोगत्वा होती ही है, ये शाश्वत सत्य है। जैसा कि अभी आप काफ़ी हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर ही हमारी बातें शेयर करते हैं, तो आप देख रहे हैं वहाँ पर एक विषय चलता है भक्त जी। मुझे लगता है कि सभी लोग हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भक्त कहते हैं, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है, राजनीति के अंदर विरोधी जो होता है उसके बारे में आप कुछ भी कह सकते हो और समर्थक एक ही विषय है। एक ही चीज़ को अगर हम अलग अलग कोण से देखें तो जो निष्ठावान कार्यकर्ता है और जो निष्ठावान नेता जिसके प्रति है, हम उसको कहेंगे कि इसका बहुत ही प्रबल समर्थक है, इसका बहुत ही अकाट्य समर्थक है। और जो आपका विरोधी होगा वो उसको कहेगा कि ये इनका भक्त है या ये इनका चापलूस है या इनका चमचा है। राजनीति में जो चमचा शब्द है इसकी टर्मोलॉजी कांग्रेस ने दी है, ये संजय गांधी के ज़माने से चली आती थी। इंदिरा जी के दो हाथ, संजय गांधी कमलनाथ, ये नारा चला करता था। ये पुरानी राजनीति का हम अगर किसी भाषण पढ़ेंगे, उस पुराने समय का अखबार उठाएंगे तो ये जो आज लोग हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं ये स्वयं उसी व्यवस्था से निकल कर आए हैं। इसलिए सावन के अंधे को सब कुछ हरा का हरा दिखाई देता है, उनको शुद्ध दिखाई नहीं देता। बहुत बढ़िया। मैं एक और बात, पुरानी आप जब इतिहास की बात कर रहे हैं तो याद दिलाना चाहूंगा, कुछ ऐसा ही वाकया माधवराव सिंधिया जी के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। उनको भी यहाँ प्रदेश में नेतृत्व नहीं दिया था और वही काम उन्होंने सिंधिया जी के साथ किया। इस पर भी आपके विचार जानना चाहूंगा। इस पर अगर मैं मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की बात बताना चाहूँगा। हम देश के एक छोर से शुरुआत करते हैं, पश्चिम बंगाल की, जहाँ आज जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो एक समय कांग्रेस की नेत्री हुआ करती थी। महाराष्ट्र में अगर हम शरद पवार की बात करते तो एक समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी माधवराव सिंधिया जी और अर्जुन सिंह जी, ये सारे के सारे कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। लेकिन जब इनकी ताज, जो दिल्ली का ताज है, तथाकथित ताज है, उस ताज से इनकी तालमेल जब गड़बड़ा जाता था तो वो ताज इनको कैसे भी न कैसे अस्थिर करने का प्रयास करता था। और जिसके खून में जोश है, जिसके खून में उबाल है, वो सहता नहीं है, वो निर्णय करता है, वो बहुत संघर्ष करने की क्षमता रखता है। तो वो कहता है नहीं, जो होगा वो हम आज करेंगे। एक भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े विचारक हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो राजनीति के अंदर कई लोग इस प्रकार के विचार को भी लेकर काम करते हैं कि हम नहीं संघर्ष करेंगे, हम लेकिन शोषण नहीं सहेंगे। तो माधवराव सिंधिया जी ने एक समय इस प्रकार का हुंकार भरी थी, तब कांग्रेस को समझ में आ गई थी। उसके बाद दोबारा से कांग्रेस ने कैसे भी करके उनके साथ तालमेल बिठाया, ठीक किया और दोबारा से कांग्रेस में लेके आए थे। लेकिन आज जो वर्तमान में स्थिति है, कांग्रेस के जो इस नेतृत्व ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह हों, चाहे वो कमलनाथ जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी और गांधी परिवार के अन्य लोग हों, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि एक व्यक्ति को, जिसने अपना संपूर्ण जीवन, अपनी पूरी प्रतिष्ठा जिस पार्टी को दी, उस पार्टी ने उनको क्या दिया लौट के? ये दिया कि आज एक बड़ा नेता, पार्टी का इतना राष्ट्रीय स्तर का नेता, समय प्राप्त नहीं हो रहा उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने का, उनकी बात की सुनवाई नहीं हो रही। राजनीति में कोई गुलामी करने नहीं जाता, राजनीति में आदमी अपने विचारों के पोषण के लिए जाता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, वो समाज में परिलक्षित होना चाहिए। जो मैं समाज के लिए सोचता हूँ वो समाज में कहीं ना कहीं क्रियान्वित होना चाहिए। इसलिए राजनीति तो एक माध्यम है समाज सेवा का। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, कांग्रेस की अलग विचारधारा है, समाजवाद की अलग विचारधारा है, ये सारे विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो जिसको राजनीति करनी है वो किसी न किसी फोरम पे आके काम करता है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसी अवस्था क्रिएट कर दी, ऐसी अवस्था का निर्माण कर दिया है कि वहाँ जाकर आदमी राजनीति कर ही नहीं सकता, वहाँ केवल गुलामी होती है। और इस गुलामी से अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही दिला सकती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अंतिम पंक्ति तक कार्यकर्ता है, मतदान केंद्र तक पूरी टीम बनी हुई है। तो आप
इस ग्वालियर पूर्व विधानसभा के ही निवासी हैं जी। तो अब मैं ग्वालियर पूर्व विधानसभा की भी आपसे बात करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कैसा आपने देखा है अपने विधायक के प्रत्याशी को, क्योंकि काफी समय से आप यहाँ पे ही रहते हैं इसी विधानसभा में, तो चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में हो और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, आपने कैसा देखा है मुन्नालाल गोयल जी को? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मुन्नालाल गोयल जी हमारे ग्वालियर पूर्व विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इनको मैं तब से जानता हूं जब से मैं विद्यार्थी था, ग्वालियर में हम पढ़ते थे, और बहुत ही ज़मीनी, बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व है इनका। और ये बहुत सारे चुनाव उन्होंने लड़े, जनता के हित के लिए काम की लड़ाई लड़ी, और ज़रूरी नहीं है कि विजय श्री प्राप्त हो, लेकिन उनका संघर्ष कभी समाप्त नहीं हुआ और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जनता के हित के लिए, जनता के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और उसी का परिणाम है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी जैसी विश्व की सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्होंने अपना विश्वास जताया है। इसका पीछे जो कारण है, उसका कारण यही है कि मुन्नालाल गोयल जी का जो चरित्र है वो समाज सेवा का है। जनता की सेवा उनके जीवन में, उनके हर प्रकार के व्यवहार में परिलक्षित होती है। गरीबों के कष्ट हों, जनता की कोई भी परेशानी, गरीबों की कोई भी समस्या हो, उसके लिए वो तुरंत और त्वरित कार्रवाई करते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं जनता के साथ में कि हमारे को इनकी समस्याओं को निपटाना है। चाहे वो प्रशासन से जूझने का प्रश्न हो, चाहे वो सरकारों से लड़ाई लड़ने का प्रश्न हो, तो मुन्नालाल गोयल जी कभी भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। जैसा देखा भी गया है, आप सभी जो हमें सुनने वाले हैं श्रोतागण, उन्होंने और जो हमें देख रहे हैं, उन्होंने देखा भी है कि जब भी केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार में तालमेल नहीं बैठा, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो अपनी मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी वो हमेशा केंद्र सरकार की योजनाओं के आड़े आने लगी थी। 15 महीने में ही हमारी कई ऐसी जन कल्याणकारी योजना थी जो उन्होंने बोला मध्य प्रदेश में लागू नहीं होगी। तो उसके लिए भी एक विषय और मेरे जहन में आता है, वो प्रश्न बहुत बड़ा है, उस प्रश्न को भी मैं रखूंगा। कमलनाथ जी ने आते ही एक वीडियो जारी हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अभी तुम काम पे लग जाओ, हम बाद में इनको देख लेंगे। एक वीडियो आपने देखा होगा, एक समाज विशेष को वो संबोधित कर रहे थे, तुम अभी काम पे लग जाओ, बाद में हम इन्हें देख लेंगे, इस प्रकार का। और उसके बाद चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने जो महाकाल मंदिर पे उसके लाउड स्पीकर को बंद कराने का और इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक वर्ग विशेष के बारे में वो उन्होंने कही है, उस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए, इस विषय में तो आपको भी पता होगा, कांग्रेस का इतिहास रहा है। कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति करती आई है और देश के अंदर राजनीति करना एक अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के लिए, सत्ता के लिए समाज को छिन्न भिन्न कर देना ये ठीक नहीं है। ये नीतिगत और न्यायगत भी ठीक नहीं है। हम समाज को संगठित करने के लिए राजनीति करते हैं, समाज को विघटित करने के लिए नहीं। लेकिन आज की जो राजनीति कांग्रेस कर रही है, और इनका तो पुराना इतिहास रहा है, इन्हें मालूम है कि देश में अगर राजनीति में सत्ता में आना है तो देश को जातिगत आंकड़ों के आधार पर विभाजित कर दीजिए। तो कांग्रेस इसी प्रकार की राजनीति किसी एक धर्म विशेष के साथ सहानुभूति दिखा के किसी एक विशेष धर्म को आंदोलित करके करती आई है। तो ये तो इनका पुराना इतिहास है, इनके पूर्वजों से लेकर आज तक चलता आ रहा है। हम इनके वैचारिक विरोधी इन्हीं वजहों से हैं कि ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और ये जो कहते हैं और करते हैं इसमें बहुत अंतर है। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, जो कि आपको देखने को भी मिलता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। मैं एक बात और आपसे विषय रखना चाहूँगा कि एक बातें चलती है, इन्होंने पार्टी बदल ली, पार्टी तो सामने वाले प्रत्याशी ने भी बदली है, इनके कारण में और उनके कारण में आपको क्या अंतर नजर आता है? देखिए, राजनीति सत्ता प्राप्ति के लिए कई लोग करते हैं, कई लोग सेवा के लिए करते हैं। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वैसे चरित्र के लोग कांग्रेस को मिलते जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी को वैसे लोग मिलेंगे। ये जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो है वो किसी एक विशेष वर्ग से नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो एक किसी उनके पास उनका खूंटा नहीं गड़ा हुआ कि वही लोग यहाँ नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ नेतृत्व तय होता है और उसकी एक आधारशिला बहुत लंबे समय पूर्व रखी गई थी। तो हमारा पार्टी का जैसा चरित्र है, हम वैसे चरित्र के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाते हैं, और बाकी अन्य लोग
कांग्रेस का जो चरित्र है, कांग्रेस उसी प्रकार के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाती है। उनके लिए सत्ता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, सत्ता ही उनके लिए साधन है, सत्ता ही उनके लिए साध्य है, सत्ता ही उनके लिए सेवा है। उनके लिए सेवा भी सत्ता ही है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ उनके बारे में। बस एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा मैं कि 15 महीने में कमलनाथ जी ने, मुझे लगता है, पिरामिड्स खड़े कर दिए थे भ्रष्टाचार के, और उद्योग जो धंधा बना दिया था, ट्रांसफर उद्योग भी बहुत चलता है, उस बारे में भी आपसे जानना चाहूँगा। पिछले 15 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस को धोखे से मध्य प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला, तो उन्होंने वो सारे काम पर रोक लगाने का प्रयास किया, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता में अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त होता था। कांग्रेस का सांसद, मुझे याद है, हम बहुत छोटे हुआ करते थे तब, कांग्रेस के काल में अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जिसकी आज उम्र 45 साल के करीब होगी, तो बताएगा कि कांग्रेस के काल में कभी सरकारी नौकरियां नहीं निकली। कांग्रेस के काल में कभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियां नहीं निकली। कांग्रेस के काल में जो भर्तियां होती थीं वो पर्चियों पर लिखकर हुआ करती थीं, चाहे वो पंचायत स्तर पे शिक्षा कर्मियों की भर्तियां हों, चाहे वो बड़े से बड़े अधिकारियों की भर्तियां हों, वो सारी की सारी पर्चियों पर लिखकर, ऐसे लोग आज भी उदाहरण देते हैं कि कोई एक दाऊ साहब थे, वो कांग्रेस माचिस की डिब्बी पर लिख दिया करते थे कि समस्त नियमों को शिथिल करते हुए इनकी नियुक्ति की जाए। तो व्यक्ति आधारित व्यवस्था का निर्माण कांग्रेस करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खूबी यही है, और इस भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना ही इसीलिए कि इन्होंने सिस्टम के अंदर, तंत्र के अंदर पारदर्शिता लाने का काम अगर किसी ने किया है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक रेगुलर क्रम तैयार किया था कि हर साल जो प्रदेश के मेधावी छात्र हैं उनको अवसर मिले शासकीय सेवा में जाकर समाज की सेवा करने का। लेकिन जब 15 महीने का अवसर कांग्रेस की सरकार को मिला तो उन्होंने उस व्यवस्था पर भी रोक लगाने का प्रयास किया। आपने देखा होगा कि जो पीएससी की जो तयशुदा डेट थी, उस डेट पर परीक्षाएं न हो पाई। उसका पीछे कारण यह था कि वो ये चाहते थे कि इस व्यवस्था के अंदर हम अपने अधिक से अधिक लोगों को कैसे ला सकते हैं, इसलिए इसका इंतजार करो, इसका तोड़ निकालो। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक टफ सिस्टम तैयार किया था, एक कठोर व्यवस्था तैयार की थी नियुक्तियों की, उसका तोड़ निकाला जाए, इसको व्यक्ति आधारित बनाया जाए, इसको नियम आधारित से व्यक्ति आधारित बनाया जाए कि अगर मुख्यमंत्री कहे कि मुझे 15 एसडीएम बनाने हैं तो मुख्यमंत्री के 15 एसडीएम बन जाए। कोई गृह मंत्री कहे कि मुझे एडीएम बनाने हैं, सब इंस्पेक्टरों की नियुक्ति करानी है, डीएसपी की नियुक्ति करानी है, तो मेरी पर्ची से डीएसपी की नियुक्ति कैसे हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम 15 महीने में कमलनाथ की कांग्रेस सरकार ने किया था। ये अगर सरकार और लंबा समय चलती तो आपको मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर शासकीय सेवा में जाने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को अपना सपना छोड़ देना पड़ता। केवल और केवल अप्रोच और जुगाड़ों से और नेताओं के पीछे घूमने वाले लोग ही शासकीय सेवा में आ पाते। जो बंद कमरों में एकांत में तपस्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के हक पर बट्टा लगाने का काम कांग्रेस की सरकार करने वाली थी। जैसा कि आपने देखा है, संबल योजना जैसी बड़ी योजना जो काफी गरीब और मजदूरों को लाभान्वित कर रही थी, उसे बंद कर दिया कमलनाथ सरकार ने। ऐसी कई जनहित कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया, उस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। जैसे कांग्रेस की सरकार, मैंने आपको पहले पूर्व में बताया कि जितनी भी ऐसी योजनाएं थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी को जननायक के रूप में मध्य प्रदेश में जो उनकी छवि बनी, उसको तोड़ने के लिए कांग्रेस ने सबसे पहले काम किया कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसकी वजह से आज 15 वर्ष तक टिक गए। इन लोगों को सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल तक कैसे टिक गई। क्यों? क्योंकि हम तो विकास की बात करते हैं, हम व्यक्ति आधारित बात नहीं करते, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं करते, हम व्यवस्था की, नीति की, न्याय की और धर्म की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस व्यक्ति आधारित व्यवस्था चाहती है, तो उन्होंने सबसे पहले ऐसी चीज़ों पर प्रहार किया जिसके माध्यम से समाज में आपके प्रति एक नकारात्मक भाव खड़ा हो जाए और इनकी लोकप्रियता जो है उसका ग्राफ धीरे धीरे कम होना चाहिए। इस पर इनका पूरा का पूरा ये षड्यंत्रकारी तरीका था। इसके लिए सबसे पहला उन्होंने प्रयास यही किया कि सारी की सारी जन हितैषी जो योजनाएं हैं सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, उन पर रोक लगाई जाए। अब मैं अंत में सिर्फ आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो श्रोता हैं, हमें सुनने वाले, हमें देखने वालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए आप मतदान की अपील करना चाहें, या उनसे, युवाओं से आप अपनी क्या कहना चाहते हैं कि क्यों वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार जाकर मतदान करें। मैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक वैचारिक प्रक्रिया है
जिस प्रकार हमारे शरीर में सारे अंग हैं, उन अंगों को नियंत्रित करने के लिए बुद्धि होती है, उसी प्रकार समाज की समस्त व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए राजनीति होती है। तो जब भी हम वोट देने जाएं तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, तुलना करना चाहिए कि हम वोट क्यों दे रहे हैं और हमारे एक वोट से क्या बदलाव आने वाला है, क्या परिवर्तन आने वाला है। देश में डेमोक्रेसी आए हुए बहुत लंबा समय हो गया, देश में लोकतंत्र आ गया, लेकिन कांग्रेस की व्यवस्था इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से राजतंत्र को बनाए रखना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर सच्चे अर्थों में लोकतंत्र लाना चाहती है। अंतिम व्यक्ति का भी राज्य हो, अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी सरकार में और सत्ता में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने हमारी भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान लिखा, जिस अधिष्ठान पर हम काम कर रहे हैं, अंत्योदय, इस अंत्योदय का जो सार है वो ये है कि समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसका भी उदय हो जाए और अंत्योदय से हम इस देश को एक ऐसी संरचना में खड़ा कर दें कि जो मंडलाकार संरचना हो जाए और अंत मिले ही नहीं, सारे लोग सक्षम हो, सारे लोग संपन्न हो, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक मॉडल है, एक विचार प्रक्रिया है कि किसके माध्यम से हमें कहाँ लेकर जाना है। और वहीं हम जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास कोई मॉडल नहीं है, केवल एक मॉडल है, सत्ता, सत्ता और सत्ता। वो केवल और केवल अराजकता फैलाकर किसी भी प्रकार से केवल और केवल सत्ता चाहते हैं ताकि व्यक्ति आधारित व्यवस्था को पोषित कर सकें। और व्यक्ति आधारित व्यवस्था का अर्थ है कि भारत के अंदर दोबारा से राजतंत्री व्यवस्था को लागू कर सकें। जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, जो इतने लंबे समय से कांग्रेस के पदों पर बने हुए हैं, वो लोकतंत्र लागू नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि देश में भी ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जाए, देश में लोकतंत्र के तौर पर राजतंत्र दोबारा से स्थापित हो सके। इसलिए आप सभी को विचार करना चाहिए कि हमें किसको वोट देना है, क्योंकि आज आपका एक वोट भविष्य में आपके परिवार के, आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए ये तय करेगा कि हमारे पूर्वजों ने किस पार्टी को चुना था और किस पार्टी ने कैसी इस देश की व्यवस्था को निर्माण किया है। इसलिए विचार जरूर करें कि किस पार्टी को वोट देने से आपकी आने वाली पीढ़ियों का भला होने वाला है। धन्यवाद।